नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी में ओबीसी आयोग का गठन हो चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने आयोग का गठन किया है। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन हुआ है। यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग गठित कर दिया है। बेहद खास खबर इस वक्त की, कल हाईकोर्ट का फैसला जिसके बाद सियासी सरगर्मी तेज थी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनका पक्ष स्पष्ट था कि किसी के भी अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा। आपको बता दें कि आज प्रशासनिक अमले ने तुषार मेहता के साथ में भी बातचीत की थी। सॉलिसिटर जनरल हैं और उसके बाद आयोग गठन की खबर सामने आती है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल के अंकुर जुड़ गए हमारे साथ में, स्टेट ब्यूरो हेड है। अनिल जी, देखिए लगातार अपडेट सामने आ रहा है निकाय चुनावों को लेकर के। पहले खबर सामने आती है कि आरक्षण प्रणाली रद्द हाईकोर्ट की तरफ से, फिर उसके बाद सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात, सरकार का पक्ष स्पष्ट कि आयोग का गठन हो चुका है और अब तो इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये निकाय चुनाव से संदर्भित नहीं होता है। नंबर क्योंकि आरोप सरकार पे ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ों को नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए पिछड़ों का जो निकाय चुनाव में वार्डों का या मेयर पदों का या अध्यक्ष पदों का, जो निकाय अध्यक्ष होते हैं उन पदों में आरक्षण में पिछड़ों को शामिल नहीं किया गया, केवल SC ST करके इसको छोड़ दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा आयोग था। तो कोर्ट ने यह कहा था कि एक आयोग का गठन किया जाए जो आयोग इस बात को लेकर के ये निर्धारित करे कि पिछड़ा वर्ग का इसमें संतुलन हुआ है ये नहीं हुआ है, ये इसको दिखे। तो अभी तक सबसे बड़ी बात थी कि इतने दिन हो गए सरकार के बने हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का ही गठन नहीं था। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया है, नए सिरे से गठन किया गया है, जिसमें दो पूर्व न्यायाधीश हैं और 2 IAS अधिकारी शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ है कि अब ये लोग बैठ के गठन देखेंगे कि कितनी सच्चाई है, कितनी कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए नए सिरे से परसीमन होगा और नए सिरे से परसीमन होने के साथ ही साथ उन सारी चीजों को देखा जाएगा जिनमें चुनाव के होने की संभावना हो सकती है और आरक्षण कहां पे, जो जैसी आबादी होती है, मान लेते हैं जहां पे पिछड़े वर्ग की आबादी है तो चक्रानुक्रम होना है ये जो आरक्षण है। तो चक्रानुक्रम आरक्षण में पिछले बार जहां पे यादव जो पिछड़ा वर्ग ज्यादा है वो, और वहां पे पिछली अगर सामान्य थी या महिला पिछड़ा वर्ग थी तो उसमें जो महिला पिछड़ा वर्ग थी उसको पुरुष पिछड़ा वर्ग किया जाए या समान किया जाए, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है ताकि मतलब हर जात की हर जो जिसकी संख्या ज्यादा है उसको प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो उस प्रतिनिधित्व को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अब क्योंकि जो व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक अब जब वो लोग करेंगे आरक्षण के निर्धारित करेंगे तो अंतिम अधिसूचना निकाली जाएगी, फिर लोगों से आपत्ति मांगी जाएंगी। आपत्ति आने के बाद अंकुर, देखिए सीधे तौर पर क्या समझा जाए, अब आयोग गठित हो चुका है और जो विशेषज्ञ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अप्रैल तक तो भूल ही जाइए, चुनाव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये जो आयोग गठित हो गया है, अब जिस क्रम में सरकार आगे बढ़ रही है, ये किस तरफ जा रहा है चुनाव? देखिए पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, अभी इतनी आसान नहीं है। जैसा कि आपने आकलन किया कि मार्च अप्रैल तक चुनाव होंगे, तो मार्च अप्रैल के पहले चुनाव कराना इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी है। उस लंबी प्रक्रिया में कम से कम 1-1.5 महीना तो इसी में लग जाता है कि आप जो आरक्षण है, आरक्षण पहले आप चिन्हित करें, कहाँ कितने, उसका सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने पर आरक्षण होगा, आरक्षण होने के बाद चक्रानुक्रम देखा जाएगा, पिछली बार जो थे उसको रिपीट ना होने पाए, नेक्स्ट आए, तो ये लंबी प्रक्रिया। फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी, आपत्तियों का निस्तारण होगा, तो ये लंबी प्रक्रिया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मार्च अप्रैल के पहले चुनाव होना संभव नहीं है और ये सरकार इसलिए भी चाह रही है, जो कि ऐसे जो कहा जा रहा है कि क्योंकि सरकार के 2 बड़े कार्यक्रम यहाँ पे
उत्तर प्रदेश में होने हैं। एक तो ग्लोबल समिट होना है, वो फरवरी में निर्धारित है, और उसी के ठीक बाद एक कार्यक्रम और है जो बनारस में G20 की बैठक होनी है। तो ये बड़े इवेंट हैं जो उत्तर प्रदेश को सरकार के मंशा के अनुरूप हो रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है ये इतनी लंबी जाएगी जो आपको मार्च और अप्रैल के पहले चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब अंतिम क्या होता है ये तो बिल्कुल अधिकारी खुद ही बताएंगे, लेकिन जो फौरी तौर पर दिख रहा है वो बिल्कुल साफ यही है कि चुनाव 3-4 महीने के लिए निश्चित से टल गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अनिल के अंकुर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया निकाय चुनावों को लेकर के ओबीसी आयोग का गठन हो चुका है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कि आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ही नहीं हुआ था। ये इस आयोग का गठन अब जाकर के किया गया है, जिसमें 5 सदस्य नियुक्त हो चुके हैं। और अब आखिरकार किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और कब तक प्रक्रिया संपन्न होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में नगर निकाय चुनावों में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बगैर पिछड़ों के आरक्षण की प्रक्रिया सुनिश्चित किए यूपी में नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। इसकी पूरी तैयारियां सरकार के स्तर से कर ली गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को हताश और निराश बताया है। उन्होंने कहा पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी की लगातार हार हुई है। ऐसे में उनके पास सिर्फ बयानबाजी करने का ही एक माध्यम बचा हुआ है और इसके अतिरिक्त वो और कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, तो श्री अखिलेश यादव जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सांसद भी रहे हैं। और वह और उनकी पार्टी का कोई, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके दोनों चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, बड़े छोटे जो भी, उनके निशाने में जब एक मैंने कहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं सहन हो रहा, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, यद्यपि मैं कार्यकर्ता पहले हूँ, उसके बाद सब कुछ हूँ, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद भी अमर्यादित भाषा का, अभद्र भाषा का, अपमानजनक भाषा का निरंतर प्रयोग एक ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं जिन्होंने राज्य में शासन किया हो, देश प्रदेश के सदनों के सदस्य रहे हों, तो उनका चरित्र कैसा है, उनका संस्कार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, यह जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना रैपिड सर्वे अधिसूचना जारी कर दी, जिस पर कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया। सरकार ओबीसी का हक मारना चाहती है। कांग्रेस उनकी इस नीति का हर स्तर पर विरोध करेगा। सरकार ने बगैर आयोग और रैपिड सर्वे के ये काम किया है। अगर इस समय चुनाव का दबाव बनाया जाता तो जनता तरह तरह के सवाल खड़े करेगी। कोर्ट के माध्यम से सरकार खेलना चाहती है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मंडल कमीशन ने जो अधिकार दिए हैं वो दिए जाने चाहिए। पिछड़ों को 27% का आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए। सरकार को जो निर्देश मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय से चुनाव कराने के, और उसी के तारतम्य में उन्होंने जल्दीबाजी में बिना रैपिड सर्वे कराए, बिना आयोग की रिपोर्ट लिए जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया, वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था। हम इधर से, सरकार इधर से अधिसूचना जारी कर रही है और सरकार का ही दूसरा अंग बाएं से जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के, हाई कोर्ट जाकर के। ब्रजलाल खाबरी को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर आरोप कई सारे लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संभव नहीं है कि सरकार के आला मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी आरक्षण की पुरजोर वकालत कर रहे हैं कि आरक्षण के बिना चुनाव संभव नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिए जाने की पुरजोर वकालत की है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता टीवी ने ब्रजलाल खाबरी से खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष जो है ब्रजलाल खाबरी जी हैं, और ओबीसी चुनाव पर जो कोर्ट का निर्णय आया है, मैं जानना चाहूंगा क्या स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड है, पिछड़ों का हक मिलना चाहिए, पिछड़ों के साथ अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार
चाहती है कि पिछड़ों को छोड़ करके एससी और सामान्य का रिजर्वेशन करके और चुनाव करा दिए जाएं। अगर ऐसा सरकार का सोच है तो ये बिल्कुल गलत है, और अगर सरकार का सोच ये है कि नहीं हम उनके हक को दे करके चलेंगे, तो 6 साल से क्या कर रही थी सरकार? 6 साल में आयोग बना होता, 6 साल के अंदर आपका रैपिड सर्वे हो गया होता और आज चुनाव समय पे हो गए होते। लेकिन सरकार जिस तरीके से पिछड़ों की अनदेखी कर रही है, ये कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर के लड़ाई लड़ेगी। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है उसको दिलाने में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और बिना उनके चुनाव होता है तो उसका विरोध करेंगे। दूसरी पार्टियां संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने बात कर रही हैं, तो कांग्रेस भी ऐसा कोई संघर्ष करना चाहती है? नहीं, संघर्ष क्या है? संघर्ष तो हमारा यही है ना कि हम पिछड़ी जातियों में, अगड़ी जातियों में, रिजर्व के जातियों में, दलित जातियों में जाकर के इन सबको बताएंगे कि सरकार आपके साथ ये कर रही है, आपका अधिकारों का हनन कर रही है, आपके अधिकारों को खत्म कर रही है। ये उनको जन जागृति के माध्यम से उनको बीच में पहुंचेंगे। एक सवाल और है कि जो कल सलमान खुर्शीद जी ने परसों मुरादाबाद जो बयान दिया था भगवान राम के उस पर जो है, तो उस पर क्या कहना है आपका? सही बयान है वो? नहीं, हमने सुना नहीं है, नहीं तो हम जरूर जवाब देते आपका। ठीक है, चलिए। और क्या विपक्षी नेता आपके उसमें आ रहे हैं सब बुलाने में? लगभग काफी लोगों की स्वीकृति मिल गई है। अच्छा, वो आ रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है और जुड़ेंगे। काफी लोग ऐसे भी हमसे संपर्क में हैं जिनके पास हम निमंत्रण नहीं पहुंचा पाए हैं। तो आप भेजिए निमंत्रण। तो हम खुद जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूं उनके पास। 2 तारीख, 1 तारीख, 31 तारीख में लगातार उनके बीच में अपने हाथ से उनको काट देंगे और वे खुशी खुशी हमारे साथ, राहुल जी के साथ यात्रा करेंगे। इस भारत जोड़ो यात्रा में उनकी जो उपस्थिति होगी वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। कहना ये है कि मोस्टली ये जो है इसी आंदोलन के लोग के सरकार के साथ नहीं है और पूरा कांग्रेस का विरोध करेगी। कैमरामैन शिवम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ से सीधे रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया है। उन्हें यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया है। सेंटर के अनुसार हीराबेन की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। 18 जून को अपनी उम्र के 100वें साल में हीराबेन पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने अस्पताल भी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री की मां को लेकर वाराणसी में मंत्रोच्चार चल रहा है, अनुष्ठान किया गया है। आपको बता दें कि काशी के विद्वानों ने महामृत्युंजय का पाठ किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के प्रांतीय संयोजक सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, जिसको लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान सामने आया है। इस प्रकार भगवान राम से तुलना करना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान है, ये उन्होंने कहा है, और इससे हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट भी पहुंची है। राहुल गांधी को राम कहना किसी भी कोने से शोभा नहीं देता, ये कहना है साध्वी निरंजन ज्योति का। देखिए मुझे लग रहा है कि इस तरह के लव जिहाद तो हम खुद बोलते हैं और सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। अभी एक लड़की का मैटर आया, श्रद्धा का मैटर आया, कल का मैटर जो खुल रहा है वो तो अलग विषय है। ये एक समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज के साथ एक षड्यंत्र तरीके से, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कल मैं एक मुस्लिम नेता का भाषण सुन रही थी, ये तो प्रेम मानसिक बीमारी के बढ़ते मुद्दों को दूर करने के लिए द माइंड थेरेपी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में द माइंड थेरेपी के फाउंडर बलिंदर कुमार, प्रभात कुमार, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी और झारखंड के पूर्व राज्यपाल समेत अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर बलविंदर कुमार ने बताया कि मेंटल इलनेस को एड्रेस और ट्रीटमेंट करने के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्री मेंटल हेल्थ असेसमेंट इस पोर्टल से किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल इलनेस जिसको कहते हैं, वो बहुत व्यापक रूप जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो ले रहा है। तो हमने जो ये वेब पोर्टल तैयार किया है उनको एड्रेस करने के लिए कई तरह की जो ट्रीटमेंट टाइप्स हैं
इसमें हम साइकाइट्री, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, साइकोथेरेपी, देन आपका काउंसलिंग, फिर योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, हम कई तरह की चीज़ों को हम एक साथ एक पोर्टल पे लेके आ रहे हैं ताकि लोग जो है एक जगह पर जो है इनको इस्तेमाल जो है वो कर सके। तो इसमें फ्री हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट रखेंगे, फिर उसके बाद उनको हम एडवाइस करेंगे और फिर उनको हम ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएंगे। तो ये इसका पूरा जो है ये हमारा इसका उद्देश्य है जो है। माउंट ग्लोरी मैपल हाई स्कूल में आज वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें छात्रों ने नाटक, नृत्य, संगीत और कई अन्य गतिविधियों के जरिए अलग अलग कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर डीसीपी वेस्ट एस चिनप्पा आए हुए थे और बच्चों का अपने संबोधन से उन्होंने उत्साहवर्धन भी किया। तो वहीं हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य महकमे ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। राहत की बात यह है कि जिले में पिछले एक सप्ताह से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं मिला है। इसके अलावा कोविड टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही बूस्टर डोजेस भी तेजी से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार और स्वास्थ्य महकमा हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सजग है और अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि एक हफ्ते से कोई भी पॉजिटिव केस डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में नहीं पाया गया है और जो पहले से कुछ लोग पॉजिटिव थे वो भी ठीक हो चुके हैं। लगातार टेस्टिंग चल रही है, साथ में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितने हैं, दवाइयों की स्थिति क्या है, सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क हैं कि नहीं, इन सब बातों पर मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग ली है और हमारे जो फ्रंट लाइनर हैं। ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने पीछे किए। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयेंद्र रमोला ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बिल लाओ इनाम पाओ योजना चल रही है, पर कैबिनेट मंत्री के बेटे सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। साथ ही कहा कि योजना के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के घर के लोग ही जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। मंत्री और मंत्री के करीबियों ने आपको बता दें कि अकूट संपत्ति अर्जित कर ली है, ऐसा उनका कहना है। एक संपत्ति बद्रीनाथ हाईवे से 50 किलोमीटर दूरी पर, जिसका प्रेमचंद्र के बेटे पीयूष अग्रवाल ने वो खरीदार इसमें बने, जिसके दस्तावेज में कुछ भी नहीं है, दस्तावेजों को खाली दिखाया गया है। उत्तरकाशी की पुरोला सीट से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के लेटर हेड का फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके डीएम और सीएम धामी को फर्जी पत्र भेजने का सनसनीखेज खुलासा हुआ। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि उन्हें फर्जी पत्र के उत्तर सीएम और डीएम कार्यालय से मिले भी हैं। इससे परेशान होकर विधायक ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि कुछ समय पहले उन्होंने एक विभाग को पत्र भेजा था, जिसकी हूबहू नकल तैयार करके एक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए फर्जी पत्र लिखा गया है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मामले की संपूर्ण जानकारी प्रदेश के डीजीपी को दे दी और एफआईआर दर्ज करवाते हुए लेटर हेड का फर्जी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उत्तरकाशी को भी एक लेटर दिया गया और उसमें भी यही लिखा, वो लिखता है प्रकरण को आप
मैं अगर इसको पूरा पढ़ के बताऊं तो शायद आपको मैं कॉपी दे दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में लिख रहा है मैं सरकार का विधायक हूं, और ऊपर से मेरे ही लेटर में लिख रहा है कि सरकार ने उक्त प्रकरण को आपके नेतृत्व वाली सरकार ने ठंडे बस्ते में कर दी है, तत्काल कार्रवाई की जाए। अब एक पहली तो बात तो यह है कि ये जिलाधिकारी को लेटर लिखा गया और वो कह रहा है कि आपके नेतृत्व वाली, तो ये सोचने का विषय है। तो ये इस तरीके से मुझे लग रहा है जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके से जो कुकृत्य किया है, तो इस पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, अपने प्रदेश के नेतृत्व के निर्देश अनुसार, तो नए साल में अगर पर्यटक पहाड़ों में घूमने का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी आपका इंतजार कर रही है। इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आपको बता दें, बर्फबारी से कई जगह पर सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियां भी सफेद चादर से ढक चुकी हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में ठंड का कहर है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी हैं। होटल व्यवसायी और ट्रैकर्स और ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हर्षिल घाटी की सुंदरता पे चार चांद लगे और जो हर्ष है हर्षिल घाटी का वो और ज्यादा बढ़ जाए। ये पिछला जो महीना गया, अभी दिसंबर गया, ये काफी सूखा गया है, मगर कल रात की बर्फबारी के बाद में अब अच्छे संकेत दिख रहे हैं और काफी लोग आना चाह रहे हैं। 10-12 मेरे पर्सनल ग्रुप्स हैं जो आना चाह रहे हैं, जिनको मैंने होल्ड करवाया हुआ है। तो अब आज मैंने सबको खबर दी है कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई है और मौसम विभाग का फोरकास्टिंग भी आई हुई, अनुमान भी है कि होने वाली बर्फबारी। तो अगले हफ्ते में अच्छी बर्फबारी होगी तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे नंबर के टूरिस्ट आएंगे, खासकर नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब, इस एरिया से काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं और सब लोग रेडी है। उनके बैग सब पैक्ड हैं, बस इंतजार हो रहा है कि थोड़ी सी बर्फ़ गिर जाए। तो आज काफ़ी अच्छी बर्फ़ गिरी थी, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छे लैंडस्केपिंग मिल रही है, लोग बहुत खुश हैं। तो वही राजधानी देहरादून में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ आरटीओ ने विशेष अभियान का आगाज कर दिया है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ ही चालकों की 1 घंटे की विशेष क्लास भी लगाई जा रही है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि बगैर हेलमेट चालकों के साथ टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और चालकों को कार्यालय परिसर में लगे कैमरों में सड़क सुरक्षा से जुड़े तमाम वीडियोज भी दिखाए जा रहे हैं। ऐसे कई जो रिक्शे हैं वो चलते हुए पाए जाते हैं, जो कि मोटरसाइकिल का वो लगा रखा है और पीछे से मॉडिफाई करे हुए हैं। ये सारे इलीगल हैं और इनके खिलाफ हम लोग समय समय पर अभियान चलाकर, पिछली बार भी हमने अभियान चलाए थे तो लगभग 40 से 45 इन रिक्शों को सीज किया गया था और बाकियों को डिस्पोज ऑफ किया गया था। इनकी समस्या आप ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं से भी आकर चलने लग जाते हैं। हम लोगों का ये सुनिश्चित किया गया है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत ये लागू किया जाए कि देहरादून के अंदर कहीं भी इस तरह के रेड़े या ये मॉडिफाइड रिक्शे हैं इनको ना चला जाए। इसके लिए हमने ना सिर्फ अभियान चलाया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। ललितपुर के बमौरी कला गांव के पास देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लगने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मंडावरा तहसील का ये पूरा मामला। रामपुर की सिविल लाइंस पुलिस ने अभियान के तहत हनी ट्रैप गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने देह व्यापार करने वाली 2 संदिग्ध युवतियों और 5 युवकों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 11,000 का कैश और 3 मोबाइल फोन भी हुए हैं बरामद। कानपुर देहात के खानपुर चंद्रपुर गांव के पोल को बनाया अपना आशियाना। भारी तादाद में आवारा पशु किसानों की फसल को कर रहे हैं बर्बाद। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने नाराज किसानों को समझा बुझाकर पोल से नीचे उतारा। अकबरपुर तहसील क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी के नगलापैट गांव में खेत में आलू की खुदाई कर रहे युवक की बदमाशों ने मारी गोली। युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। आरोपी की जांच पड़ताल शुरू। उन्नाव के जिला अस्पताल में लगाया गया हेल्थ एटीएम। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया हेल्थ एटीएम का आगाज। मरीजों के स्वास्थ्य की हेल्थ एटीएम से जल्द हो सकेगी जांच। कुछ ही देर में मिल जाएगा जांच रिपोर्ट। मौके पर जिला अस्पताल सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश भी रहे मौजूद।
ललितपुर में सिग्नल रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। राहगीरों ने डायल 112 पर दी घटना की सूचना। ट्रक चालक ट्रक सहित हुआ फरार। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक घायल, पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। उन्नाव हरदोई मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार पिता की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बेटी और पुत्र घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस डंपर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। ललितपुर में सिंचाई विभाग के मेन गेट पर मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे भवानी बांध परियोजना में बर्बाद फसल से प्रभावित किसान। अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का गंभीर आरोप। किसानों के अधिकारियों से हुई तीखी नोकझोंक। बीते वर्ष 2014 से लगातार किसान कर रहे हैं मुआवजे की मांग। झांसी के रक्सा में महिला के गहने चोरी करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 20 नवंबर को खुलेआम मोटरसाइकिल से महिला के गहनों को किया था चोरी। अपने पति के साथ रिश्तेदार के यहां जा रही थी महिला। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी ये कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।